हेलो अमित, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो किस पे है, तो देखिए फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट हमने स्टार्ट की थी जो थी क्वांटम केमिस्ट्री। ओके, तो क्वांटम केमिस्ट्री का फोर्थ लेक्चर चल रहा है और आज के फोर्थ लेक्चर पे जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंड देयर एक्सप्लेनेशन। यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर या फिर क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर जो आपको पोस्टुलेट पढ़ने होते हैं, जनरली 5 पोस्टुलेट यहाँ पे आप डिस्कस करेंगे। वो सारे पोस्टुलेट आपने डिस्कस करना है, साथ ही साथ आप उसका एक्सप्लेनेशन भी देंगे। क्योंकि देखो पोस्टुलेट तो 2 लाइन में खत्म हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि आपने 2-2 लाइन पे बात कर दी खत्म। ओके, नहीं ऐसा नहीं करना। आप पोस्टुलेट बता रहे हैं तो उस पोस्टुलेट को एक्सप्लेन भी करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करें लेक्चर। तो काफी इजी रहने वाला है, इतना टफ टॉपिक भी नहीं है। तो हम सारे पोस्टुलेट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे पोस्टुलेट। ओके, तो देखो ना, पोस्टुलेट स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर इसने 2 पॉइंट लिखे हैं। अब ये 2 पॉइंट आपको क्या बोल रहे हैं, तो ये 2 पॉइंट आपको जस्ट ये चीज बता रहे हैं कि आप क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर जो आप ये पोस्टुलेट पढ़ रहे हैं तो इनकी नीड क्या है, क्यों आपने पोस्टुलेट पढ़ना है। तो सिंपली अगर मैं आपको बताऊं ये लाइंस आपको क्या बोल रही है, तो ये सिंपली लाइन आपको यही बोल रही है कि मॉडर्न, देखो ये लिखा है इन मॉडर्न क्वांटम थ्योरी। मॉडर्न क्वांटम थ्योरी में आप क्या पढ़ते हैं, आपको क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आपको नंबर ऑफ पोस्टुलेट पढ़ने पड़ते हैं। अब ये पोस्टुलेट है क्या, ये पोस्टुलेट क्या है, एक स्टेप टू स्टेप प्रोसीजर है, या फिर आप बोल सकते हैं स्टेप टू स्टेप एक स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। और वो स्टेटमेंट जब आप क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहां पे आपको नंबर ऑफ क्वांटम मैकेनिकल प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करने होंगे, ये पोस्टुलेट को, ये स्टेटमेंट को अपने माइंड पर रखना होगा। जैसे आप आगे भी क्या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी नंबर ऑफ थ्योरीज पढ़ते हैं ना, आपने बहुत ज्यादा सीएफटी आपने पढ़ी है, तो आप क्या करते हैं सीएफटी में क्या करते हैं, अपने कोई भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड है उसकी स्प्लिटिंग कराते हैं। तो स्प्लिटिंग कराने से पहले आप क्या पढ़ते हैं सीएफटी के पोस्टुलेट, कि अगर आप स्प्लिटिंग करा रहे हैं तो आपको कौन कौन सी कंडीशंस को अपने माइंड पर रखना है। सेम वही चीज यहाँ पे भी आ रही है, ये बोल रहे हैं कि जब आप क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो वहां पे आपको क्या, जब नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स को, कुछ स्टेटमेंट को अपने माइंड पे पुट करना होगा। और उन्हीं स्टेटमेंट को आप क्या बोलते हैं, पोस्टुलेट। ओके, और वही पोस्टुलेट क्या है, स्टेप टू स्टेप आपको अरेंज करके दिया। पहला स्टेटमेंट क्या है, मतलब पहला पोस्टुलेट क्या है, इसके बाद सेकंड पोस्टुलेट, उसके बाद थर्ड पोस्टुलेट। उनको बस अपने अपने माइंड पर रखना है। और उनको जब आप अपने माइंड पर रखेंगे, वो पॉइंट्स अगर आप समझ जाएंगे, तो आप क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। ओके, या फिर ये बोल रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, इन पोस्टुलेट को क्या टर्म दे सकते हैं, कि ये जो पोस्टुलेट है वो एक टाइप की मैनुअल है। मैनुअल आपको क्या करती है, आपकी प्रॉब्लम्स में हेल्प करती है। तो वही बोल रहा है कि आपके अंदर जो, जब आप क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम पढ़ते हैं वहां पर आपको नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन देती है, कौन, ये पोस्टुलेट आपको वहां पे नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती हैं। ओके, तो ये तो बस बेसिक बात हुई। अब हम लोग पर्टिकुलरली बात कर लेते हैं हम अपने पोस्टुलेट पे। तो चलते हैं हमारे पहले फर्स्ट पोस्टुलेट पे। ओके, तो ये फर्स्ट पोस्टुलेट आपको क्या बता रहा है। ओके, तो देखो फर्स्ट पोस्टुलेट आपको क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है ऑल टाइम इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ ए क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम can be described mathematically as a function used in a single valued continuous and finite. Okay, अब देखो इस स्टेटमेंट से आप क्या समझे। ओके, ये स्टेटमेंट आपको क्या बोल रहा है, पहले मैं आपको जस्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ, देन हम लोग एक्सप्लेनेशन के थ्रू मैं आपको प्रॉपर्ली समझाऊंगी। ठीक है, ये क्या बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि जब भी आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं या फिर क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो वहां पर को आपके पास क्या होती है, नंबर ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट स्टेट होती है, यानी कि नंबर ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज रहती हैं। ओके, तो वो सारी इंडिपेंडेंट स्टेट, टाइम इंडिपेंडेंट स्टेट को अगर आपने क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर डिस्क्राइब करना है, तो आप उसे एक मैथमेटिकली टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं जिसे आप बोलते हैं फंक्शन। ओके, तो यहां पर को जो समझ में आ रहा कि ये क्या बोल रहा है, पहला पोस्टुलेट, कि क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के अंदर जो आपकी टाइम इंडिपेंडेंट स्टेट होती है, उन टाइम इंडिपेंडेंट स्टेट को आप एक पर्टिकुलर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे आप बोलते हैं फंक्शन, या फिर आप बोल सकते हैं वेव फंक्शन, जिसे आप साई बोलते हैं। ओके, और ये साई क्या होता है, ये बोल रहा है कि ये जो साई है वो एक टाइप का सिंगल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस और फाइनाइट बिहेवियर का है, मतलब ये फाइनाइट टाइप का है। ओके, अब आप बोलेंगे सिंगल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस फाइनाइट मतलब क्या होता है, तो ये सारी चीजें मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। एक्सप्लेनेशन में आपने ये चीज एक्सप्लेन करनी है। अभी जस्ट पोस्टुलेट पर आप ये लाइन लिखिएगा कि ऑल द टाइम इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ ए क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब मैथमेटिकली बाई ए फंक्शन, कौन से फंक्शन से, वेव फंक्शन से, जो कि एक सिंगल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस और फाइनाइट फंक्शन है। इतनी चीज क्लियर आई। अब ये होता क्या है, अब मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करती हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन में आपको क्या बोल रहे हैं। ठीक है,
ध्यान से सुनिएगा, पहले मैं आपको सिंपली समझा देती हूँ कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फिर हम लोग थ्योरी भी पढ़ लेंगे एक बार। तो ये बोल रहा है एक्सप्लेनेशन में, देखो जनरली होता क्या है, हमारे आसपास जितने भी मतलब हमारा जो सराउंडिंग में जो सिस्टम है, उन्हें हम जनरली दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी में? एक होता है क्लासिकल सिस्टम, एक होता है हमारा क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। तो वही चीज लिखा है, द सिस्टम अराउंड एस कैन बी क्लासिफाइड ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। द फर्स्ट इज अ क्लासिकल सिस्टम एंड अनदर वन इज अ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। तो हम लोग के दो सिस्टम की यहाँ पे जनरली बात करते हैं। ओके, अब क्या है, हम तो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, ध्यान से सुनिए, बोल रहा है कि अगर हम क्लासिकल सिस्टम की बात करें ना, तो क्लासिकल सिस्टम हम किसे बोलते हैं? तो ये बोल रहा है कि क्लासिकल सिस्टम वो सिस्टम होता है जो आपके कौन से रूल को फॉलो करता है, जो आपके न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है। यानी कि कोई भी सिस्टम अगर न्यूटन्स लॉ को फॉलो करेगा तो वो किसके अंदर कंसीडर किया जाएगा? क्लासिकल सिस्टम के अंदर। ओके, तो वही चीज लिखिए आप यहाँ पर, देखिए ये बोल रहा है द क्लासिकल सिस्टम सिंपली रिफर एज अ सिस्टम which follow a classical or the Newtonian mechanics, or we can say that a system which follow a Newton's law. Okay, और अगर हम इसको एग्जांपल के फॉर्म में देखें तो ये बोल रहा है कि अगर आप कुछ एग्जांपल देखें, जैसे आपने क्या देखा, रोटेटिंग जिम डंबल्स देखे, या फिर आप देख सकते हैं वाइब्रेटिंग स्प्रिंग, मतलब अगर आपकी स्टील की स्प्रिंग और वो वाइब्रेट कर रही है, और अगर आपके कोई एथलीट है वो पूरे प्लेग्राउंड में क्या कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, मतलब रन कर रहा है, दौड़ रहा है, ठीक है, तो इन सारी जगहों पर आपको न्यूटन्स लॉ देखने को मिलेगा। और इसी वजह से ये सारी चीजों को हम किसके अंदर पुट करते हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट को हम रखते हैं क्लासिकल सिस्टम के अंदर। ओके, अब होता क्या है कि क्लासिकल सिस्टम के अंदर क्या होता है, अगर हमने किसी स्टेट को रिप्रेजेंट करना है तो हम उसे मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये बोल रहा है कि ये हमारा है क्लासिकल सिस्टम। इस क्लासिकल सिस्टम के अंदर जो हमारे स्टेट है उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? S1, S2, S3, S4, Sn-1, Sn के फॉर्म में इसको हम डिस्क्राइब कराते हैं मैथमेटिकली। ओके, लेकिन इसी के कॉन्ट्रास्ट में जो हमारा दूसरा सिस्टम है वो है हमारा क्वांटम सिस्टम। ओके, तो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की क्या बात होती है, तो देखो ये क्या बोल रहा है कि अगर हम क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की बात करेंगे तो वहां पे जो हमारे स्टेट है उनको हम लोग क्या है, ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते जैसे हमने क्लासिकल में किया था, S1, S2, S3, S4 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इनकी प्लेस में एक फंक्शन यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं साई। तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, S1 को साई 1, S2 को साई 2, S3 साई 3, S4 साई 4, और Sn-1 इसे हम बोलेंगे साई 5। तो यहाँ पर को ये क्या होता है, ये होते हैं फंक्शन जो कि आपकी स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं जब आप क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की बात करते हैं। और वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम पढ़ रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, वहां पर को जो आपके स्टेट्स होते हैं, स्टेट वो भी कौन से स्टेट, टाइम इंडिपेंडेंट स्टेट, यानी कि जो ऐसी स्टेट जो टाइम पे इंडिपेंडेंट है, यानी कि टाइम पे डिपेंड नहीं करती, अगर आपने उन स्टेट को रिप्रेजेंट कराना है तो आप कैसे रिप्रेजेंट कराएंगे, आपको एक मैथमेटिकल एक सिंबल दिया जाता है जिसे आप बोलते हैं वेव फंक्शन। उस वेव फंक्शन के थ्रू आपने यहाँ पर को उन फंक्शंस को, उन स्टेट को आपने रिप्रेजेंट कराना है। तो ये स्टेट हो गई आपकी साई 1, साई 2, साई 3, साई 4, और ये वाली जो स्टेट है वो किसकी है, ये है आपकी क्लासिकल सिस्टम की, ये स्टेट है आपकी क्वांटम सिस्टम की। समझ में आया ये क्या बोलना चाह रहा है? बस पहला पॉस्टुलेट आपको यही बोल रहा है कि अगर आप क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर कोई भी स्टेट को रिप्रेजेंट कराते हैं तो आपको ये वाले टर्म यहाँ पर नहीं लिखने, आप कैसे लिखेंगे, साई 1, साई 2, साई 3, साई 4, साई 5, इन टर्म्स का यूज करके, इन वेव फंक्शंस का यूज करके ये टर्म को ऐसे, मतलब अपनी स्टेट को ऐसे रिप्रेजेंट कराएंगे। ओके, अब ये साई 1, साई 2, साई 3, साई 4 का कॉन्सेप्ट कहाँ से है वो भी आपको पता है, तो वही चीज यहाँ पर क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर रिप्रेजेंट की है। तो ये क्या बोल रहा है, देखो ये तो अभी तो हमने किसकी बात की, क्लासिकल की बात की, अगर अब मैं आपको क्वांटम सिस्टम की बात कराऊं तो ये क्या बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है However, if the rotating gym dumbbell, हम जो ये ऊपर रोटेटिंग जिम डंबल की बात कर रहे थे ना, हमने बोला ये रोटेटिंग जिम डंबल एक टाइप का क्या है, क्लासिकल सिस्टम के अंदर हम इस टाइप के कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि रोटेटिंग जिम डंबल की में क्या है, न्यूटन्स लॉ अप्लाई हो रहा है। तो आपको पता है अगर किसी भी जगह पे न्यूटन्स लॉ अप्लाई होता है तो वो सारी चीजें किसके अंदर इन्वॉल्व की जाती है, क्लासिकल सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व की जाती है। ओके, तो वही चीज बोल रहा है कि अगर हमने जो ऊपर क्लासिकल सिस्टम के अंदर रोटेटिंग जिम डंबल की बात की थी, अगर इस रोटेटिंग जिम डंबल को मैं रिप्लेस करा दूं किससे, रोटेटिंग डायएटमिक मॉलिक्यूल, मतलब मैंने जो मेरा जिम डंबल था, जिम डंबल कुछ ऐसा ही तो होगा, डंबल ऐसा ही तो हुआ, अगर मैं इस डंबल को रिप्लेस करा दूं किससे, कोई एटम से, मैंने कहा ये डंबल नहीं है, ये क्या है, एक एटम है, ये डायएटमिक हो गया ना, दो एटम है, तो अगर मैं इसको रोटेटिंग है, रोटेट कर रहा है बार बार, तो अगर ये रोटेटिंग जिम डंबल की प्लेस में मैं क्या कर दूं, रोटेटिंग डायएटमिक मॉलिक्यूल, इनकी प्लेस में मॉलिक्यूल लगा दूं, तो क्या होगा,
अब ये जो रोटेटिंग डायएटमिक मॉलिक्यूल है ये किसके अंदर इन्वॉल्व होगा? आप ऐसा सोचेंगे कि हमने क्या है, जिम डंबल की प्लेस पे क्या कर दिया, एटम रख दी। ये डंबल की प्लेस पे मैंने क्या कर दिया, डंबल ऐसे होते हैं ना, ये डंबल की प्लेस पे मैंने क्या बोला कि ये एटम के सिमिलर है, ये एटम बना दिए मैंने, ओके। और ये अभी भी क्या है, इसीलिए अभी भी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहे हैं। तो अब ये जो आपका रोटेटिंग जिम डायटमिक मॉलिक्यूल का जो मतलब ये सिस्टम अगर मैं इसको बोलूं, तो ये सिस्टम क्या है आपके क्लासिकल सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको पता है डायटमिक मॉलिक्यूल की हम लोग बात कर रहे हो। डायटमिक एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे। हम लोग क्या माइक्रो मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स की। तो आपको पता है कि हम लोग जब भी माइक्रो चीजों की बात करते हैं, तो माइक्रो चीजों की बात हम कब करते हैं, जब हम क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो क्वांटम केमिस्ट्री में हम लोग माइक्रो चीजों की तो बात करते हैं। तो अब ये रोटेटिंग डायटमिक मॉलिक्यूल किसके अंदर इन्वॉल्व होगा? अब ये इन्वॉल्व होगा आपका क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के अंदर। तो यही चीज बोला है कि हाउएवर इफ द रोटेटिंग जिम डंबल इज रिप्लेस्ड बाय अ रोटेटिंग डायटमिक मॉलिक्यूल, द सिस्टम वुड नॉट रिमेन क्लासिकल। ये आपका जो सिस्टम है इसे अब आप क्लासिकल नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि अब आपने क्या कर दिया है, इस सिस्टम को कैसा बना दिया है, माइक्रोस्कोपिक बना दिया है। पहले तो जिम का जो आपके जिम डंबल्स रहते हैं वो आपके क्या माइक्रोस्कोपिक होते हैं? नहीं होते हैं, वो मैक्रोस्कोपिक है, ओके, वो बड़े हैं। लेकिन अगर आप जिम डंबल को किससे प्लेस कर देंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से रिप्रेजेंट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, तो आपको पता है मॉलिक्यूल्स तो एक टाइप की माइक्रोस्कोपिक सिस्टम है। तो ये सिस्टम अब आपके क्या है, क्लासिकल नहीं रहेंगे, अब ये क्या बन जाएंगे, क्वांटम बन जाएंगे। क्योंकि क्वांटम में क्या होता है, क्वांटम में हम लोग जब मैक्रोस्कोपिक चीज को माइक्रोस्कोपिक में चेंज कर देते हैं, मैक्रो मतलब बड़ी चीजों को, माइक्रोस्कोपिक यानी कि छोटी चीजों में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये सिस्टम किस में इन्वॉल्व होता है, क्वांटम के अंदर इन्वॉल्व होता है, ओके। और इस सिस्टम के लिए अगर मैं इस सिस्टम के लिए अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करूंगी, तो स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, मैथमेटिकली मुझे यहाँ पर को वेव फंक्शन का यूज करना होगा, जिसे हम बोलते हैं साई 1 साई 2 साई 3 से साई एन कितने भी नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा है, द टर्म वेव फंक्शन इज यूज बिकॉज एज वी गो फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू मैक्रोस्कोपिक टू माइक्रोस्कोपिक वर्ड, यानी कि जब हम लोग क्लासिकल से क्वांटम मैकेनिकल के वर्ड में जाते हैं, तो हमारे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो वेव नेचर शो करने लग जाते हैं, जो किसने बताया था, डी ब्रॉगली प्रिंसिपल ने बताया था। समझ में आया? आपको क्या चीज बोली जा रही है यहाँ पे, कि पहले आपने क्लासिकल सिस्टम की बात की, और आपको पता है क्लासिकल सिस्टम में वही सारे सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं जो आपके किसको, न्यूटन लॉ को फॉलो करते हैं, ओके। तो हमने एक एग्जांपल ऊपर से उठाया क्लासिकल सिस्टम से, जो था आपका रोटेटिंग जिम डंबल, ओके। तो अगर मैंने क्या कर दिया, वो डंबल में, ये आपके डंबल्स हैं और ये रोटेट कर रहे हैं रेगुलर, ओके। अगर ये रोटेटिंग डंबल है और इन डंबल में ये जो मेरे ऐसे ऐसे वाला पोर्शन होता है ना, मोटा मोटा, ये तो ग्रिप वाला, इसको हम पकड़ते हैं, तो ये हो गया, ठीक है। अगर ये जो आपके डंबल के दो साइड है, अगर इन डंबल के साइड को मैंने बोल दिया कि ये मेरे एटम है, एटम भी कितने, मैंने बोला डायएटमिक मॉलिक्यूल है, मतलब ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, इसमें दो एटम मेरे प्रेजेंट है, तो अब ये जो मेरा सिस्टम है, ये अब ये क्लासिकल सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब ये सिस्टम क्या हो गया, पहले तो मैक्रोस्कोपिक आपका सिस्टम था, बट आपने क्या कर दिया, उस मैक्रोस्कोपिक सिस्टम को माइक्रोस्कोपिक में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि आपका सिस्टम क्या है, पहले तो क्लासिकल था, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, क्वांटम में। क्योंकि आपको पता है क्लासिकल सिस्टम के अंदर हम लोग मैक्रो सिस्टम की बात करते हैं। मैक्रो सिस्टम मतलब ऐसे सिस्टम जो बड़े बड़े होते हैं, इन सिस्टम की बात करते हैं। लेकिन क्वांटम केमिस्ट्री किसको इन्वॉल्व करती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स को, बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक सिस्टम को। और आपको पता है अब ये जो सिस्टम हमारा बना वो क्या है, माइक्रोस्कोपिक है। यानी कि अब ये किसके अंदर इन्वॉल्व हो गया, क्वांटम सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। और क्वांटम सिस्टम में अगर हम लोगों को क्या करना होता है, अगर अपने स्टेट को क्वांटम सिस्टम में जो क्वांटम सिस्टम जो है हमारा, अगर हमने उसके स्टेट्स को रिप्रेजेंट कराना होता है, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, फंक्शन का यूज करते हैं। फंक्शन मतलब वेव फंक्शन का यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं साई 1 साई 2 साई 3 साई 4। और क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि अगर हमारे पास कोई माइक्रोस्कोपिक बॉडी होती है, और माइक्रोस्कोपिक बॉडी अगर मोशन में होती है, कॉन्टिन्यूअस मोशन में, और हमने ये भी तो बोला कि हमारा जो ये मॉलिक्यूल है, डायटमिक मॉलिक्यूल है, वो रेगुलर क्या है, रोटेशन में, वो बार बार रोटेट कर रहा है, मतलब वो मोशन में, ओके। तो अगर आपको ये चीज पता है, डी ब्रॉगली ने ये चीज बोली थी कि अगर आपकी कोई माइक्रोस्कोपिक बॉडी रेगुलर मोशन में है, तो वो क्या जनरेट करेगी, वो एक टाइप की वेव जनरेट करेगी। तो हम क्या बोलते हैं, इसीलिए हम लोग इस टाइप की जो आपके जो ऐसे सिस्टम जो आपके क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर आते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए हम लोग स्टेट वेरिएबल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन से, जो होता है आपका साई 1 साई 2 साई 3 से साई एन तक। इतनी चीज क्लियर आई? और देखो अब ये देखो, अब मैंने क्या कर दिया, क्वांटम सिस्टम दिखाया, इसमें स्टेट को S1 S2 की प्लेस में क्या रख दिया, साई 1 साई 2 साई 3 साई 4, ओके। अब देखो ये तो आप समझिए, ये वाली लाइन तो आप समझिए, ठीक है।
कौन सी लाइन? ये कि ऑल द टाइम इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ एनी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फंक्शन से। अब इसका मतलब क्या है कि फंक्शन आपका क्या है? एक टाइप का सिंगल वैल्यूड, कॉन्टिन्यूस एंड फाइनाइट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि जब भी आपका कोई वेव फंक्शन होता है, वेव फंक्शन आपका कैसी नेचर का होता है? तो ये बोल रहा है ऑल द स्टेट विच हैविंग अ वेव फंक्शन, अगर कोई भी स्टेट है जिसके पास क्या अपना वेव फंक्शन है, तो वो हमेशा क्या होगी? कॉन्टिन्यूअस होगी, सिंगल वैल्यूड होगी और फाइनाइट होगी। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं आपके पास क्या एक पूल है, ठीक है, वो भी कैसा है? बिल्कुल शांत है, मतलब इसमें आपने जो पानी रखा है वो बिल्कुल शांत है, ठीक है। अब अचानक से आपने क्या किया? एक स्टोन इसके ऊपर फेंका, तो आपने क्या देखा होगा? आपने अगर यहाँ पे स्टोन फेंका है इसके सेंटर पे, तो क्या होगा? यहाँ से ऐसी वेव सी जनरेट होती है, ओके, ऐसे वेव्स जनरेट होती है, कॉन्टिन्यूस एक वेव जनरेट होती है। तो आपने ये चीज ऑब्जर्व की होगी कि यहाँ पर को क्या होता है? इक्वली इस सेंटर, यहाँ पर आपने स्टोन फेंका, इसके सराउंडिंग में बिल्कुल प्रॉपर वे में एक वेव जनरेट होती है, ओके। तो इसीलिए क्या होता है, जो आपकी वेव्स होती है, आपने कभी भी ये चीज ऑब्जर्व की होगी कि आपकी जो वेव्स होती है वो कॉन्टिन्यूअस होती है। ऐसा तो नहीं होती ना कि यहाँ से यदि फिर बीच में टूट गई, फिर वेव बनी, फिर टूट गई, ऐसा तो नहीं होता। वेव आपकी क्या होती है? हमेशा कॉन्टिन्यूअस होती है और एक सिंगल वैल्यू की होती है, और उसके साथ साथ फाइनाइट होती है। यहाँ पर आप कहीं पर कोई डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं देखेंगे, यहाँ पर को सब चीज क्या होती है? कॉन्टिन्यूअस होती है। वेव्स हमेशा क्या होती है? कॉन्टिन्यूअस होती है। इसीलिए हम लोग वेव फंक्शन को क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस, सिंगल वैल्यूड एंड फाइनाइट। इतनी चीज क्लियर आई? तो पहला पॉस्टुलेट आपका कुछ ऐसा ही था, जो कि आपको सिंपली ये बोलता था कि अगर आप किसी भी क्वांटम सिस्टम के अंदर किसी भी टाइम इंडिपेंडेंट स्टेट को रिप्रेजेंट कराना चाहते हैं, तो आप उसे कैसे रिप्रेजेंट कराएंगे? मैथमेटिकली, फंक्शन से। फंक्शन मतलब वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट कराएंगे, क्योंकि इसका रीजन भी आपको पता चल गया। क्योंकि क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर हम जो सिस्टम की बात करते हैं, वो एक टाइप का कैसा सिस्टम होता है? माइक्रोस्कोपिक सिस्टम होता है। और डी ब्रॉगली प्रिंसिपल ने आपको क्या बोला था? डी ब्रॉगली प्रिंसिपल ने आपसे ये बोला था कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल अगर मोशन में होता है तो वो एक वेव जनरेट कराता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर जो हमारा सिस्टम्स होता है, उस सिस्टम की जो स्टेट है, उनको वेव फंक्शन यानी कि साइज से रिप्रेजेंट कराते हैं। तो यही फंक्शन आपने अप्लाई कराना, यानी कि यही पॉस्टुलेट को आप अपने माइंड पर रखेंगे, और जब आप आगे क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, वहां जो प्रॉब्लम सॉल्व आउट करते हैं, तो यही पॉइंट्स को माइंड पर रखते हुए करते हैं। इतनी चीज क्लियर आई? तो ये था आपका पहला स्टेटमेंट, ओके। अब बात करते हैं हमारा सेकेंड स्टेटमेंट क्या है। तो आगे बढ़िए, सेकेंड स्टेटमेंट आपको क्या बोल रहा है, ठीक है। सेकंड पॉस्टुलेट आपको क्या बोल रहा है ना? सेकंड पॉस्टुलेट आपको ये बोल रहा है कि जैसे आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब कोई भी प्रॉपर्टीज होगी, जैसे लीनियर मोमेंटम आपने निकाल लिया, काइनेटिक एनर्जी अगर आपने निकाल ली, तो ये बोल रहा है कि अगर आपने क्या, जैसे अभी हमने बोला कि आपके पास दो टाइप के सिस्टम होते हैं, क्लासिकल सिस्टम और क्वांटम सिस्टम, ओके। तो ये बोल रहा है कि अगर आपको क्लासिकल सिस्टम में अपने सिस्टम के लिए ये वैल्यूज निकालनी है, लीनियर मोमेंटम निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो इनके लिए जो फॉर्मूलेज डिराइव्ड होते हैं, आप उन फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आपने क्वांटम केमिस्ट्री में अपने किसी सिस्टम के लिए लीनियर मोमेंटम निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो आप वहां पर को ये जो फॉर्मूले डिराइव्ड होते हैं, इन सारी प्रॉपर्टीज के लिए जो फॉर्मूले डिराइव्ड होते हैं, उनसे नहीं निकाल सकते। उसके बदले आपको क्या करना होता है? किसी ऑपरेटर का यूज करना होता है, जो कि इनके लिए क्या होता है? सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए एक ऑपरेटर डिराइव्ड होते हैं, ओके। उन ऑपरेटर का ही आप वहां पर कोई यूज कर सकते हैं, किसी फॉर्मूले का आप वहां पर कोई यूज नहीं कर सकते। सिंपली समझ में आया? मतलब मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि आपके पास है दो सिस्टम, एक क्लासिकल, एक है क्वांटम, ओके। तो क्लासिकल सिस्टम तो बहुत आसान है, क्योंकि देखो वो क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, बड़े मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। तो अगर किसी मैक्रो मॉलिक्यूल के लिए अगर आपने लीनियर मोमेंटम निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जो इनके फॉर्मूले डिराइव्ड होते हैं, वो फॉर्मूले के थ्रू आप निकाल सकते हैं, ओके। लेकिन अगर वही चीज आपको क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर करनी है, तो आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर आप माइक्रो पार्टिकल्स की बात करते हैं, और माइक्रो पार्टिकल्स के रिस्पेक्ट में अगर आपने कोई फिजिकल प्रॉपर्टी निकालनी है, लीनियर मोमेंटम निकालना है या काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो वहां पर को आपके जो डिराइव्ड फॉर्मूले होते हैं, उनकी हेल्प से निकाल नहीं सकते। जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो आप क्या है यहाँ पर को क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर आप ये फॉर्मूला डिराइव करा के, ये फॉर्मूला लगा के काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को डिराइव नहीं कर सकते। उसके बदले आपने क्या करना होता है? सारी फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए एक एक ऑपरेटर गिवन होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है? क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर ऑपरेटर का यूज करके ये सारी वैल्यू आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूले की हेल्प से नहीं कर सकते। इतनी चीज समझ में आई? तो यही है आपका सेकंड पॉस्टुलेट, ओके। अब देखो एक्सप्लेनेशन पे आप क्या बोलेंगे? एक्सप्लेनेशन पे आपको यही बोल रहा है कि एक्सप्लेनेशन क्या है? ये बोल रहा है इन अ क्लासिकल मैकेनिक्स
देयर इज अ सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूलाज फॉर द ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टी। आपके पास सारे फॉर्मूलेज आपको पता है, आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर आपको क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर आपने किसी भी सिस्टम के लिए कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालनी है तो आप झट से अपना फॉर्मूला रखिए और आपको वैल्यू निकल जाएगी। जैसे आपका लीनियर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला लगाना है या फिर आपने काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला लगाना है, उसको निकालना है किसी भी मैक्रो सिस्टम के लिए, तो आप फॉर्मूला लगाइए, आपकी वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन यही चीज बोल रहा है कि हाउएवर इन द केस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, लेकिन अगर आप क्वांटम केमिस्ट्री की बात करेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स की बात करेंगे, तो वहां पर को अगर आपको किसी सिस्टम के लिए ये फिजिकल प्रॉपर्टी निकालनी है तो आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। तो देखो ये क्या बोल रहा है, हाउएवर इन द केस ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम द वैल्यू ऑफ अ सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड सिंपली बाय यूजिंग अ क्लासिकल फॉर्मूला फॉर बट फ्रॉम एन ऑपरेटर। तो आपने क्या सीधे फॉर्मूले लगा के आप वैल्यू को नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, आपको क्या करना होगा, एक ऑपरेटर का यूज करना होगा। अभी ऑपरेटर कैसे होता है, तो देखो यहाँ पर लिखा है, एक एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल है, ये बोल रहा है कि अगर आपने क्या करना है, अगर आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर। ओके, तो ये बोल रहा है कि अगर आपने क्या करना है, क्लासिकल थ्योरी के अंदर, क्लासिकल सिस्टम के अंदर किसी भी मॉलिक्यूल के लिए काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, किसी सिस्टम के लिए काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हाफ एम बी स्क्वायर। तो आपको क्या मिलेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है आपका मॉलिक्यूल क्लासिकल सिस्टम के अंदर एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, तो आप क्या करेंगे, इस मैक्रो मॉलिक्यूल का मास निकालेंगे और किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा था वो चेक करेंगे और यहाँ पर को इसकी वैल्यू रख देंगे, मास लिख देंगे, वेलोसिटी लिख देंगे, आपको उसका काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, और इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर आपने किसी सिस्टम के लिए जो क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर रखा हुआ है उस सिस्टम के लिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे, तो आपको क्या पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा कि क्वांटम सिस्टम के अंदर जो आप मॉलिक्यूल की बात करते हैं, जिस सिस्टम की बात करते हैं, वो एक टाइप का माइक्रो सिस्टम होता है। माइक्रो सिस्टम मतलब बहुत छोटे सिस्टम होते हैं। तो अगर आप इस सिस्टम के लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाते भी हैं तो आपको फॉर्मूला ये मिलेगा और आपने कौन कौन सी वैल्यू पुट करनी है, मास इनटू वेलोसिटी। ओके, और अगर आपको पता है कि अगर आपका सिस्टम माइक्रो है यानी कि बहुत छोटा है, तो उस छोटे मॉलिक्यूल के लिए आप मास निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, मास वहां पर को आप प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। तो अगर आप मास की वैल्यू प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इसीलिए बोल रहा है कि यहाँ पर को हम ये प्रॉपर फॉर्मूले नहीं लगाते हैं, हमको क्या करना होता है, ऑपरेटर का यूज। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पर को दिखा हुआ है कि अगर हमको नॉर्मली काइनेटिक एनर्जी निकालनी है जिसे हम टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारा फॉर्मूला तो है हाफ एम बी स्क्वायर। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, मैंने ये हाफ को यहाँ पर से हटाया, मैंने लिख दिया एम बी स्क्वायर, तो ठीक है, बट नीचे क्या लिख दिया, टू एम। टू एम मतलब क्या हमारा ना, इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है आपके पास एम बी स्क्वायर था, बट आपने इस एम बी स्क्वायर को क्या कर दिया, एम वी का होल स्क्वायर, यानी कि आपका वी में स्क्वायर था वो तो ठीक है, लेकिन अब आप बोल रहे हैं कि आपके एम में भी स्क्वायर है, लेकिन आपने जब ऊपर एम में स्क्वायर लगाया तो आपने नीचे भी क्या कर दिया, एम ऐड कर दिया। कैसे, टू तो आपका पहले से था, टू के साथ आपने क्या कर दिया, इंटू एम, यानी कि आपने इसे टू एम बना दिया। ओके, अब टू एम क्यों बनाए, क्योंकि देखो इसके ऊपर भी आपने स्क्वायर लगाया, यहाँ भी लगाया, कि अगर आप इसको काट देंगे तो बात तो बराबर है, एम वी स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा, यही बन तो जाएगा फॉर्मूला। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा लिखा है, क्योंकि आपको पता है एम वी इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी इज इक्वल टू होता है पी, यानी कि मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो आप क्या कर सकते हैं, एम वी की प्लेस में अगर आपने मास पुट नहीं करना है, वेलोसिटी पुट नहीं करनी है, तो आप इसे सिंपली पी लिख दीजिए, क्योंकि मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई करके क्या निकलता है, मोमेंटम निकलता है। तो आपने एम वी इसको क्या, एमवी को किसके इक्वल कर दिया, मोमेंटम के इक्वल, यानी कि पी के इक्वल, और आपने पी का क्या कर दिया, स्क्वायर, क्योंकि एमवी का भी क्या है, स्क्वायर है, और अपॉन में क्या हो गया, टू एम। ओके, अब ये बोल रहा है कि अब आपने क्या करना है, ये तो आपका कब की बात होगी, जब आप क्लासिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं। ओके, लेकिन अगर आपने इसे ऑपरेटर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, बहुत आसान है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर कोई इस सिस्टम में, यहाँ पर एम और आपका मास और वेलोसिटी हो गई, जो कि किसके इक्वल होती है, पी, यानी कि एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होती है। और अगर आपने इसका ऑपरेटर बनाना है तो आप क्या करेंगे, देखो आपकी जो वैल्यू है इसका ऑपरेटर आप बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सॉल्व करके हमने ये डिराइव किया ना, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दिस। ओके, तो अगर आपने क्वांटम क्लासिकल सिस्टम में लेना है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, बट अगर आप क्वांटम सिस्टम में ले रहे हैं तो आपको इसका ऑपरेटर बनाना होगा। तो ऑपरेटर कैसे बनेगा, तो ये बोल रखा है पी का ऑपरेटर, और नीचे आपने लिख दिया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, आपने देखो स्क्वायर का ऑपरेटर निकालना है, ये आपका पी तो सिंपल हो गया, लेकिन पी का स्क्वायर है तो आपने स्क्वायर का ऑपरेटर निकालना है। तो ये बोल रहा है स्क्वायरेटेड ऑपरेटर किसके इक्वल होता है, तो जो आपका ऑपरेटर है वो इक्वल है, यानी कि ये मोमेंटम का ऑपरेटर किसके इक्वल है, माइनस एच स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर। ओके, अब आपने ये पी स्क्वायर ऑपरेटर का वैल्यू निकाली, तो अब आपने ये वैल्यू को कहाँ पुट कर देनी है, यहाँ पे पुट कर देना है। तो आपका क्या आंसर आएगा, तो ये बोल रहा है कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी का जो ऑपरेटर है,
यानी कि अगर आप काइनेटिक एनर्जी निकालना चाह रहे हैं कोई माइक्रो मॉलिक्यूल के लिए, यानी कि आप बोल सकते हैं क्वांटम सिस्टम के अंदर अगर आपने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालनी है तो आप ये फॉर्मूले का यूज करेंगे, जो कि कुछ इस टाइप है, टी ऑपरेटर इज इक्वल टू माइनस एस स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर है, और डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू को आप वहां पर कोई यूज करेंगे, ना कि ये वैल्यू को जो आपका डिराइव फॉर्मूले होते हैं उसका आप वहां पर कोई यूज नहीं कर सकते। उसके बदले आपने ऑपरेटर का यूज करना होता है, उसी के करस्पॉन्डिंग, मतलब वो जो आपका फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले का ऑपरेटर बना के आपने यूज करना होता है। इतनी चीज क्लियर आई? तो ये था आपका सेकंड पोस्टुलेट। ओके, अब बात करते हैं थर्ड पोस्टुलेट। तो थर्ड भी काफी इजी है। थर्ड पोस्टुलेट आपको क्या बोल रहा है, ठीक है। तो थर्ड पोस्टुलेट क्या करता है ना, ये समराइज कर, मतलब ये क्या करता है, कनेक्ट करता है आपके फर्स्ट पोस्टुलेट और सेकंड पोस्टुलेट को। ओके, तो जैसे आपने फर्स्ट पोस्टुलेट पे क्या पढ़ा, फर्स्ट पोस्टुलेट पे आपने ये पढ़ा कि आपके जो एक क्वांटम सिस्टम है, उस क्वांटम सिस्टम में जितने भी आपकी टाइम इंडिपेंडेंट स्टेट है उसे आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेव फंक्शन से, साई से रिप्रेजेंट करता है। ओके, और आपने सेकंड पोस्टुलेट पे क्या पढ़ा, सेकंड पोस्टुलेट आपने ये पढ़ा कि अगर आपने किसी क्वांटम सिस्टम के लिए कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी अगर आप निकालना चाहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो वहां पर आपने एक ऑपरेटर का यूज करना होगा। ओके, तो अब ये थर्ड पोस्टुलेट क्या कर रहा है, ये दोनों पोस्टुलेट को कोरिलेट करा रहा है। ये बोल रहा है कि अगर सपोज आपके पास कोई क्वांटम सिस्टम के लिए आपने एक स्टेट की वैल्यू निकाली है साई, ओके, आपने वेव फंक्शन निकाला है किसी भी एक सिस्टम के लिए, क्वांटम सिस्टम के लिए, ओके, और उस सिस्टम में जो फिजिकल प्रॉपर्टी हो रही है, उस फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए आपने पर्टिकुलर ऑपरेटर लिया है, ऑपरेटर को हमने क्या बोल दिया, ए हैड। ओके, तो सपोज आपका ऑपरेटर है किसी भी क्वांटम सिस्टम के लिए ए हैड, और वहां पर को आपने उस सिस्टम के लिए जो स्टेट निकाली है वो है आपकी वेव फंक्शन साई। ओके, तो ये क्या बोलता है, ये थर्ड पोस्टुलेट ये बोल रहा है कि अगर आपने इन दोनों को आपस में ऑपरेट करा दिया, तो इनके ऑपरेट करने के बाद देखो, देन द ऑपरेटर साई, आपने उसके बाद क्या कराना है, अपने साई को ऑपरेट कराना है किसके साथ, ए हेड के साथ। ए हेड मतलब आपका ऑपरेटर, आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी का ऑपरेटर। अगर आप इन दोनों को आपस में ऑपरेट करा देंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये बोल रहा है इनके ऑपरेट होने की वजह से आपको एक फंक्शन मिलेगा जिसे आप बोल रहे हैं साई, जो कि मल्टीप्लाइड होगा बाय अ वैल्यू ऑफ अ फिजिकल प्रॉपर्टी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको वही चीज दिखाई हुई है, इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास क्या था, आपके पास था आपका साई जो आपने फर्स्ट पोस्टुलेट के थ्रू निकाला था, जो कि आपको स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, और दूसरा है आपका ए हेड। ए हेड क्या है, आपका ऑपरेटर है जो आपने सेकंड पोस्टुलेट के थ्रू निकाला था, ये है आपका ऑपरेटर। ओके, अगर आप इन दोनों को आपस में ऑपरेट करा देंगे मतलब इन दोनों को आपस में अगर आप मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो आपको ऑपरेट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक वेव फंक्शन मिलेगा। देखो आपको क्या मिलेगा, गिव्स अ वेव फंक्शन, आपको एक वेव फंक्शन मिला किसके साथ, जो कि किसके साथ मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है आपकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ जिसको आपने बोला है आर। ओके, ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ मल्टीप्लाई था जो कि आपका क्या होता है, एक हमेशा रियल होती है, जिसे आप आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यही था का थर्ड पोस्टुलेट। ओके, अब ये क्या बोल रहा है, इसका आप एक्सप्लेनेशन चेक करेंगे, मतलब ये बोल रहा है कि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपको ये वैल्यू हमेशा मिलती है। ओके, अब देखो ये एक्सप्लेनेशन में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द थर्ड पोस्टुलेट ऑफ ए क्वांटम मैकेनिकल एक्चुअली कनेक्ट द फर्स्ट एंड द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ ए क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये बोल रहा है कि जो आपका थर्ड पोस्टुलेट है वो किसको कनेक्ट करता है, आपके फर्स्ट और सेकंड पोस्टुलेट को कनेक्ट करता है। कैसे, ये बोल रहा है कि आपने जैसे फर्स्ट पोस्टुलेट पे पढ़ा कि अगर आप किसी क्वांटम सिस्टम के लिए स्टेट निकालना चाहते हैं तो उसे आप कैसे रिप्रेजेंट कराते हैं, साई से रिप्रेजेंट कराते हैं। और अगर आपने सेकंड पोस्टुलेट पढ़ा है तो सेकंड पोस्टुलेट में आपने ये पढ़ा है कि सारी फिजिकल प्रॉपर्टी को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्वांटम वर्ड के अंदर एक ऑपरेटर से। ठीक है, तो थर्ड पोस्टुलेट आपको क्या बोलता है कि अगर आपने इन दोनों को, ऑपरेटर को जो आपने सेकंड पोस्टुलेट के थ्रू निकाला था और वेव फंक्शन जो आपने फर्स्ट पोस्टुलेट के थ्रू निकाला था, अगर आप इनको आपस में ऑपरेट करा देंगे तो आपको इनको इनके करस्पॉन्डिंग एक फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू निकल जाएगी, जो कि किसके इक्वल होगी, वेव फंक्शन इनटू आर के इक्वल होगी, जो हमेशा एक रियल वैल्यू होगी। इतनी चीज क्लियर आई? ये चीज कितने बताई थी, आपके थर्ड पोस्टुलेट ने बताई थी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं फोर्थ पोस्टुलेट, इसके बाद फिफ्थ पोस्टुलेट। अब ये बहुत छोटे छोटे से पोस्टुलेट है। ओके, अब ये क्या बोल रहा है, देखो फोर्थ पोस्टुलेट, आपको पोस्टुलेट और इजी है। ये क्या बोलता है, तो देखो जैसे आपका भी थर्ड पोस्टुलेट आपने पढ़ा जो कि आपकी फर्स्ट और सेकंड को कोरिलेट कराता था, सिमिलरली फोर्थ पोस्टुलेट किसकी बात करेगा, थर्ड पोस्टुलेट की यहाँ पे बात कर रहा है। क्या कर रहा है, ये देखो ये बोल रहा है कि जैसे आपने थर्ड पोस्टुलेट पे पढ़ा था कि जैसे आपका वेव फंक्शन जो आपने फर्स्ट पोस्टुलेट में पढ़ा, इसे आप ऑपरेट कराएंगे किसके साथ, ए हेड के साथ। ए हेड मतलब आपका ऑपरेटर जो आपने सेकंड पोस्टुलेट पे पढ़ा, अगर ये दोनों आपस में ऑपरेट होंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक वेव फंक्शन किसके करस्पॉन्डिंग, इनके करस्पॉन्डिंग एक फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, वो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आपको वैल्यू मिलेगी। ओके, अब ये फोर्थ पोस्टुलेट ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है,
अगर आपने इसकी वैल्यू को निकाला तो देखो ये क्या बोल रहा है, इफ द वैल्यू ऑफ अ फिजिकल प्रॉपर्टी, जो कि कब ऑब्टेन हो रही है, जब आप किसका मल्टीप्लाई करा रहे हैं, अपने वेव फंक्शन का, किसके साथ, ऑपरेटर के साथ, ठीक है। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करा के आर की वैल्यू यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी निकाल देते हैं और आपने इस फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाली और ये फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो आप समझ जाइए कि आप इस वैल्यू को क्या बोलेंगे, आप इसे बोलेंगे आइगन वैल्यू, ठीक है। तो ये वैल्यू को आप क्या टर्म देते हैं, आइगन वैल्यू। लेकिन अगर ये वैल्यू आपकी क्या है, कांस्टेंट नहीं है, मतलब वेरिएबल है, मतलब बार बार बदल जा रही है, तो आप क्या बोलेंगे, ये जो वैल्यू है वो क्या है, नॉन आइगन वैल्यू। बस इतनी सी तो बात की थी। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है साफ साफ, ये एक्सप्लेनेशन में बोल रहा है वही चीज कि अगर आप यहाँ पर को देखो, आप एक्सप्लेनेशन ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से समझ जाएंगे। ये बोल रहा है कि यहाँ पे आपने एक वेव फंक्शन और एक ऑपरेटर को ये ओ से दिखा रहा है, ओ हेड से, ओके। तो आप ए हेड भी दिखा सकते हैं जैसे आपने ऊपर दिखाया था। अगर आपने इन दोनों को आपस में ऑपरेट कराया तो आपको एक वैल्यू मिली, जैसे आपने ऊपर आर लिखा था, इसके साथ वेव फंक्शन, ये आर और वेव फंक्शन का मल्टीप्लाई फॉर्म होता है, ओके। तो ये वैल्यू मिली। तो ये बोल रहा है ये जो आपका आर है, जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, अगर आपने इसकी वैल्यू निकाली और आपको क्या मिला, इसकी वैल्यू एक टाइप की कांस्टेंट वैल्यू है, तो आपको पता चल गया कि ये वैल्यू आपकी क्या है, आइगन वैल्यू है, ओके। लेकिन अगर इस वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू कांस्टेंट ना होगी, वेरिएबल हो गई, तो आप समझ लेना कि ये वैल्यू आपकी क्या होगी, नॉन आइगन वैल्यू होगी। ये किसने बताया था, ये बताया था आपके फोर्थ पोस्टुलेट में। इतना इजी था। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट पोस्टुलेट पे, जो है फिफ्थ पोस्टुलेट, ओके। आपको क्या बोल रहा है फिफ्थ पोस्टुलेट, आपको क्या बोल रहा है, ये क्या बोलता है ना, देखो ये बोल रहा है कि इफ द वैल्यू ऑफ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑब्टेन आफ्टर द मल्टीप्लाइंग ऑफ अ वेव फंक्शन बाय द करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर इज वेरिएबल। अभी हमने क्या बोला, अभी हमने ऊपर बोला मैंने आपको कि अगर यहाँ जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी की आपने वैल्यू निकाली, जब आपने अपने ऑपरेटर और वेव फंक्शन को मल्टीप्लाई कराया, तो यहाँ पे जो आपको फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू मिली है वो दो टाइप की हो सकती है, मे बी कांस्टेंट हो सकती है, मे बी वेरिएबल हो सकती है, ओके। तो फर्स्टली अगर ये कांस्टेंट होगी तो हम सिंपली बोल देते हैं कि ये एक टाइप की आइगन वैल्यू है। लेकिन हमने ये भी तो बोला कि अगर ये वैल्यू वेरिएबल है तो ये क्या हो सकती है, एक टाइप की नॉन आइगन वैल्यू हो सकती है। तो आपका जो फिफ्थ पोस्टुलेट है वो नॉन आइगन वैल्यू पे ही डिपेंड करता है। ये बोल रहा है कि अगर सपोज आपने क्या कर दिया, अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाली, कब निकाली, जब आपने अपने वेव फंक्शन को किससे रिएक्ट किया, अपने ऑपरेटर से रिएक्ट कराया, तो आपको यहाँ पर को आपका क्या मिला, फिजिकल प्रॉपर्टी मिला, जिसकी अगर आपने वैल्यू निकाली और इसकी वैल्यू जो है वो आपकी नॉन वेरिएबल है, मतलब सॉरी नॉन कांस्टेंट है, यानी कि वो वेरिएबल है। इट मीन्स क्या होगी, ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, नॉन आइगन वैल्यू होगी, ओके। तो नॉन आइगन वैल्यू को आप कैसे निकालते हैं, तो आपको बोल रखा है कि फिफ्थ पोस्टुलेट में आपको बस यही बोला गया है कि आपका अगर वैल्यू वेरिएबल है, यानी कि अगर आपकी वैल्यू नॉन आइगन वैल्यू है, तो उसे आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये लिखा है द वैल्यू कैन बी रिपोर्टेड, या फिर आप बोल सकते हैं कैलकुलेटेड ओनली आफ्टर द एवरेजिंग इट ओवर द होल कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस। आपने क्या करना होता है, यहाँ पर एवरेज लगा देना होता है। जैसे आप एवरेज निकालते हैं, अगर आपको a1 a2 प्लस a3 दिया हुआ है, तो आप इसे क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई 3, तो आप एवरेज ऐसे निकालते हैं। तो वैसे ही आपने क्या करना है, यहाँ पे भी एवरेज निकालना है। और जैसे आप एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, तो देखिए देखिए ये लिखा हुआ है, देखो ये होता है आपका फॉर्मूला, ये होता है आपका फॉर्मूला एवरेज का, या फिर आप बोल सकते हैं ए के ऊपर बार लगा रखा है, ये किसके इक्वल होता है, साई स्टार। ये है आपका ऑपरेटर, आप यहाँ पर को ए हेड भी कर सकते हैं, ओ हेड भी कर सकते हैं। अगेन साई डिवाइडेड बाई इंटू कितना है आपका डीटा, अपॉन में क्या है, अगेन साई स्क्वायर साई डीटा, ओके। तो ये क्या होता है, इसका एवरेज ऐसे निकाला जाता है, ये होता है आपका फॉर्मूला। तो ये बोल रहा है कि अगर आपने अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी निकाली और आपको पता चल गया कि आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो वेरिएबल है, यानी कि वो टाइम के साथ साथ मतलब खुद ब खुद क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो इट मीन आपकी जो वैल्यू है वो नॉन आइगन वैल्यू है। और अगर नॉन आइगन वैल्यू है तो आप उस नॉन आइगन वैल्यू की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपने वहां पर को एवरेज करना होगा, एवरेज निकालना होगा, और एवरेज निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर को शो किया हुआ है, ठीक है। तो ये कौन बताता था, फिफ्थ पोस्टुलेट। तो देखो एक्सप्लेनेशन में वही चीज बताई हुई है जो हमने आपको बताई, बट लास्टली ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोल रहा है देयरफॉर वी कैन से दैट फिफ्थ पोस्टुलेट इज सिंपली द एक्सटेंशन ऑफ अ फोर्थ पोस्टुलेट। आपने क्या कर रखा है, बस फोर्थ पोस्टुलेट को ही थोड़ा और बड़ा करके उसे फिफ्थ पोस्टुलेट बना दिया है। जबकि आप क्या करते हैं, फोर्थ पोस्टुलेट पे आप किसकी बात करते हैं, फोर्थ पोस्टुलेट पे हम ये बात करते हैं कि अगर हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी की जो वैल्यू आई वो क्या होगी, स्पेसिफिक होगी, यानी कि वो कांस्टेंट होगी, तो उस वैल्यू को हम आइगन वैल्यू कहेंगे। और उसी के कॉन्ट्रास्ट में फिफ्थ पोस्टुलेट पे आपको ये बोल रखा है कि अगर आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू आपकी कांस्टेंट नहीं है,
वो वेरिएबल है तो उस केस में आप उसे क्या बोलते हैं, नॉन आइगन वैल्यू, और उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करी जाती है, इस फॉर्मूले से, यानी कि एवरेज निकाल के। ओके, तो यही था आपका फिफ्थ पॉस्टुलेट। तो यही थे आपके पॉस्टुलेट ऑफ ए क्वांटम मैकेनिक्स ऑफ एंड इन देयर एक्सप्लेनेशन। ओके, तो होप आपको लेक्चर हेल्पफुल रहे, आपके लिए आपको कुछ तो समझ में आया हो, ज्यादा कुछ नहीं तो थोड़ा तो समझ में आया हो। तो अभी हम लेक्चर को यहीं फिनिश करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।